दोस्तों, भगवान बुद्ध ने सत्य ही कहा है, तुम हे ही किचंग आतपन अखा तारो तथागता। इसका मतलब है कि सफलता के लिए आपको स्वयं ही मेहनत करना है, शिक्षक का काम केवल मार्ग दिखलाना है। नमस्कार दोस्तों, रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक करंट अफेयर्स का विषय आसियान लेकर उपस्थित हुए हैं। इस विषय को चुनने के पीछे दोस्तों मेरा एक उद्देश्य ये है कि 4 अक्टूबर को 2020 वाले में जो बच्चे आईएएस का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उनको मदद मिले। उसी के तहत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हमने चुना था, जो पिछले लेक्चर में आप देखे। तो अभी से लेकर के, हालांकि वो तो बहुत ही करंट था 2 सितंबर वाला, अभी से लेकर के मैं 4 अक्टूबर तक हर एक सप्ताह कुछ ऐसे करंट के विषय को चुनूंगा जो हो सकता है कि कुछ पुराना हो, लेकिन चूंकि अभी वाला यदि चुनेंगे तो पेपर अब सेट हो चुका है, होगा मतलब डेट के हिसाब से, तो पेपर सेट हो चुका होगा। तो इस कारण से क्या कहते हैं, उन बच्चों को लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए हमने चुना है आसियान। कारण 4 अक्टूबर 2020 में जो बच्चे एग्जाम देंगे, सारे टीचर जो आईएएस की तैयारी कराते हैं, याद करिए क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स 1 साल का पढ़ना चाहिए। तो पिछला जो है आसियान वो तो नवंबर में हुआ है, और उसके बाद ये 2020 में हुआ कोविड के दौरान। तो 20 वाला तो लिमिटेड रहा, क्योंकि वो तो हम लोग जो है क्या किए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किए। तो इसीलिए हमने इन दोनों टॉपिक को चुना है कि अगर 20 से प्रश्न आए तो भी अपने पकड़ लें, 19 से आए तो भी पकड़ लें। इसीलिए हमारा ये टाइटल है भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2020-2019। दोनों पर चर्चा करेंगे। पहले 20 का चर्चा कर देंगे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे, 4-5 पॉइंट जो था, और 19 को थोड़ा डिटेल्स करेंगे क्योंकि वो तो पूरा कार्यक्रम के तहत हुआ था दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका समय नहीं लेते हुए, कि सबसे पहले 36वीं आसियान 2020 के चर्चा में होने का कारण क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले 26 जून 2020 को वियतनाम के हनोई शहर में 36वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कारण से यह चर्चा में है। दूसरा, उससे भी चर्चा में इस कारण से है कि कोविड-19 के कारण प्रथम बार यह सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया। देखिए, प्रथम बार इस सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ, यह चर्चा में रहा। और तीसरा कि कोविड-19 महामारी में उसके साथ हम प्रतिक्रिया कैसे करें, कैसे लड़ें, पोस्ट महामारी के बाद रिकवरी कैसे करें, इकोनॉमी जो स्लो डाउन हो गया बल्कि बैठ गया, उसको रिकवरी कैसे करें, साथी देशों के साथ इन कार्यक्रमों में कोविड से अभी प्रतिक्रिया कैसे करें, लड़ें कैसे, और पोस्ट कोविड के बाद हमारी जो इकोनॉमी बैठ गई है उसको कैसे हम एक बार उभार करके ऊपर लाएं, इसके लिए साथी देशों के साथ क्या सहयोग होना चाहिए, इन चीजों पे हम यहां पे चर्चा हुई। ये था इनके चर्चा में होने का कारण। अब देखें इसका थीम क्या था। तो इसका थीम था दोस्तों कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान,
कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान, सामंजस्यपूर्ण तथा उत्तरदायी आसियान। हम रिस्पॉन्सिबल हैं आसियान, यानी हम सब देश मिलकर के लड़ेंगे और सामंजस्य आपस में कोहेसिव होंगे, सामंजस्य बिठा के तालमेल बिठा करके काम करेंगे। अब देखें इसका मुख्य बिंदु तो यही है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ है कि यह सम्मेलन 26 जून को हनोई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रारंभ हुआ। यह था इसका पहला बिंदु। दूसरा, कोविड-19 से लड़ने के लिए इसमें एक कोविड-19 प्रतिक्रिया कोष की स्थापना की गई। अंग्रेजी में है कोविड-19 प्रतिक्रिया रिएक्टिव फंड की स्थापना की गई। दूसरा कि आसियान क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है उसको 22 तक हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट करें कि साथ मिलकर के आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी हम सब जो है नीचे हो गए। अगर हम सब एक साथ काम नहीं करेंगे तो हम 22 तक खड़े नहीं हो पाएंगे। दक्षिण चीन सागर में चीन के द्वारा जो भूमि का पुनर्ग्रहण किया गया था, आसियान में उस पर चिंता जताई गई। यानी पहली बार ये भारत के लिए बड़े हित की बात रही कि वहां चीन की आलोचना की गई। इसका मतलब ये हुआ, हमेशा तलवारें लेकर नहीं खड़ा हो जाया जाता। इसका मतलब ये हुआ कि जिस फोरम पर हम चीन के विरुद्ध खड़े होंगे वहां आसियान हमारे साथ होगा, क्योंकि तकलीफ उसको भी है। यह है हमारा क्या कहते हैं डिप्लोमेसी। तो हम अगर यूएनओ में चर्चा करेंगे तो कम से कम इतने कंट्री के लोग तो मेरे साथ होंगे, क्योंकि सब मिल करके एक साथ जो है भर्त्सना किया चीन का कि दक्षिण चीन सागर में तुम जमीन का अधिग्रहण कर रहे हो, इनक्रोचमेंट कर रहे हो। इसीलिए दोस्तों जब मैं पढ़ाता हूं विश्व का भूगोल तो बच्चे मुझे क्लास में कहते हैं सर 2 ही तो प्रश्न आता है, आज अगर दक्षिण चीन सागर के चारों ओर कौन कौन सा कंट्री है, अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा तो आप इतने बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, अरे आसियाने वाला सब है, लेकिन आप इतने अच्छे से समझ रहे होंगे कि आपको आनंद आएगा। इसीलिए दोस्तों हमेशा मैं कहता हूं, मैं 4 अक्टूबर के बाद आपको बताऊंगा 21 की प्लानिंग, कि कभी भी क्वेश्चन देख करके फर्स्ट रीडिंग नहीं करना चाहिए। आप जो अभी पढ़ रहे हो ना, ये कहीं और काम आएगा। आप जो फर्स्ट डे से करने लगते हो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से इतने, अरे वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल नहीं लिख पाइएगा मेंस में, कई जगह समस्याएं आएंगी आपको। इंटरनेशनल रिलेशन में ज्योग्राफी की भूमिका है, तो इसीलिए ये पढ़ा जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ें। दक्षिण चीन सागर हो गया। इसके अलावा अभी हम लोग जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, बहुत तरह का क्राइसिस, केवल पैसा ही नहीं गिनना है, ह्यूमन रिसोर्स का भी क्राइसिस, कि अगर ये तांडव बहुत तेज हो जाए तो ऐसे ही इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उसमें हो सकता है कोई बेहतरीन सैनिक हो, कोई बेहतरीन साइंटिस्ट हो, हमको मानव की क्षति हो रही है। तो ऐसे में तनाव से हम लोग बचना चाहिए। तो तनाव से बचने का, 2 देश के बीच युद्ध ना हो जाए, अगर ऐसे में हो जाए तो क्या होगा, सबसे सही तरीका है कि इंटरनेशनल लॉज को हम लोग फॉलो करें, अंतर्राष्ट्रीय कानून को फॉलो करें। इससे हमारा तनाव जरूर कम होगा। सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत तनाव से बचने और जिम्मेदारियों के पालन पर बल दिया गया। और आसियान 2020 ही सही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही होके रह गया। क्यों महत्वपूर्ण है? तो कुल आबादी 650 मिलियन आसियान के देशों की है। और जरा सोच कर देखिए दोस्तों कि जहां इतने लोग रहते हों, ये एक ह्यूमन रिसोर्स है और उनकी अर्थव्यवस्था 2.8 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी थी उनकी। अब गिरा होगा, लेकिन अगर फिर से संयुक्त इकट्ठे हो जाएं और उस स्टेज को प्राप्त कर लें तो क्या होगा, एक इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का समय आ सकता है। तो ये है इंपॉर्टेंट, इसलिए ये चीज है। अब दोस्तों 36वीं हो गई, अब हम लोग जरा 35वें पे चर्चा करते हैं। एक और चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों,
यूपीएससी का एक और टेंडेंसी है, थोड़ा पुराना जाता है। क्यों लोग उसको छोड़ देते हैं? चर्चा में होने का कारण 35वीं आसियान 2019 क्यों था? तो पहला तो जो डेट है वो याद करेंगे। 3 नवंबर 2019 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 16वां भारत आसियान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लिया। हमारे लिए तो तभी चर्चा कारण बनेगा जब मेरे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे उसमें, नहीं तो नाटो का सम्मेलन हो, अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाए तो हमारे किस काम का। ठीक है, बहुत बड़ी घटना होगी तो पढ़ेंगे, वरना चर्चा में ये है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, 35वां आसियान और 16वां भारत आसियान, तो आगे पता चल जाएगा आपको। भारत जो है इसमें एंट्री लेट लिया है, तब से गिनती करते हैं, ठीक है ना, अभी बताएंगे वो सब पूरा। तो उधर अगर 36वां था आसियान तो उसको कहेंगे 17वां भारत आसियान सम्मेलन। अभी आगे सब बताएंगे दोस्तों। अब जरा हम लोग आगे बढ़े। दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री ने इस शिखर सम्मेलन के साथ साथ, आसियान के सम्मेलन में अकेला यही सम्मेलन नहीं होता है, इसके साथ साथ और भी कई शिखर सम्मेलन होते हैं। आरसीईपी का भी सम्मेलन हुआ था, आरईसीपी का, जिसमें भारत साइन करने से मना कर दिया। वो बताएंगे दोस्तों, और हम कार्टून बन के नहीं बताएंगे जो बहुत लोग यूट्यूब में करता है, आपको उसके सटीक कारण बताएंगे कि क्यों। तो आज नहीं बता पाएंगे, आज मेरा फोकस आसियान है, उस पर भी आएंगे। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने इस शिखर सम्मेलन के साथ साथ थाईलैंड में होने वाले अन्य शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। यानी वो केवल वह यात्रा आसियान तक ही फोकस नहीं था, उसके साथ साथ और भी जो हुए थे उसमें भी भाग लिए गए थे। अब आइए, इसके अलावा 14वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट 4 नवंबर 2019 को बैंकॉक में हुआ। यह इसी आसियान सम्मेलन के अंदर का एक पार्ट है। तो यह भी साथ साथ हुआ, आसियान अकेला नहीं है एक सम्मेलन, इसके साथ कई सम्मेलन हैं, इसलिए भी यह चर्चा में रहा। यही जो है आरसीईपी जो हमने कहा, यह तीसरा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो हुआ था 4 नवंबर को, यह थर्ड है। आसियान के अंदर 3 साल पहले आसियान के अंदर एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का गठन हुआ, इसमें भारत मना किया था। हमारे प्रधानमंत्री जी बीच मंच से उतर गए थे। क्या कारण था? अरे यहाँ कोई झगड़ा थोड़े होना है, देख रहे हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इसीलिए कह रहे हैं कि गंभीरता से पढ़ेंगे, उस पर भी आपको डिटेल्स पढ़ाएंगे। आज केवल जाने कि इसका भी हुआ था समिट, इसलिए जो है हम ये चर्चा में रहा। अब 35वें आसियान का थीम क्या था? तो उसका थीम था एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। स्थिरता के लिए, अगर स्थिर रहना है तो उसके लिए अग्रिम साझेदारी, साझेदारी करिए, एडवांसिंग पार्टनरशिप करिए, जिससे कि स्थिरता हमको सस्टेनेबिलिटी मिले। ये था चर्चा में होने का कारण। अब पहले पृष्ठभूमि पढ़ें, जिससे 35-36 दोनों में काम आए, उसके बाद इसके मुख्य बिंदु पे आएंगे। तो पहले पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड आसियान का। तो सबसे पहले तो पहला प्रश्न बनता है किसका फुल फॉर्म क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन इसका फुल फॉर्म है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन इसका जो है फुल फॉर्म है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी और कौन कौन किया था? तो 1967 में दक्षिण पूर्वी एशियाई के 5 देशों ने मिलकर, ध्यान दीजिएगा, एक असैनिक संगठन है, ये केवल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए है, एक असैनिक संगठन के रूप में आसियान की स्थापना की। वो 5 कंट्री कौन थे आसियान के जो संस्थापक देश माने जाते हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। शायद ही कोई कंट्री होगा जिससे चाइना का रिलेशन आज के डेट में बहुत अच्छा हो। तो ये 5 मिलकर के आसियान का स्थापना किए। अब इन 5 के जो लोग प्रतिनिधि के रूप में गए थे, अरे उनका प्रमुख ही जाएगा, उनको कहते हैं फाउंडर फादर ऑफ आसियान, आसियान के पिता। जैसे जब हम लोग नॉन अलाइन मूवमेंट पढ़ते हैं
जब हम लोग नॉन अलाइन मूवमेंट पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और कर्नल नासिर जंग, कर्नल नासिर क्या कहते हैं इजिप्ट के, और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो और नेहरू ये मिल करके गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो वैसे ही फाउंडर मेंबर ऑफ आसियान कौन है? तो थाईलैंड के हैं थानक खोमान, फादर। इंडोनेशिया के हैं एडम मलिक, फिलीपाइंस के हैं नारकिसो रेमोस, और सिंगापुर के हैं एस राजरत्नम, और मलेशिया के हैं टुन अब्दुल रजाक। ये जो हैं फाउंडर फादर माने जाते हैं। अब आसियान की आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरे पीछे आपको फोटो होगा दोस्तों। हमेशा मेंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है दोस्तों, और इसीलिए ये हमने एक प्रयास किया है। मेरा जो एक चैनल विश्वास एजुकेशन का था, उसमें क्या होता था, मजबूरी थी कि वो गुजरात के लिए काम करता था, तो उसमें थोड़ा गुजरात के भी चीज़ हों, गुजराती में भी हों, यहाँ के कुछ लोकल एग्ज़ाम के लिए भी हों। भारत एकेडमी जो है ये मेरे शिष्य का ही है, तो ये लोग भी क्लास 3 का ही करते थे, तो मैं पर्सनली बंध जाता था। तो हमने ये निर्णय लिया कि ये लोग दोनों एकेडमी हमें जो है बैकअप दें, और मैं एक नया चैनल से शुरुआत करूं जो केवल IAS, UPSC प्लस सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों बहुत जल्द BPSC का फॉर्म निकल चुका है, आप सभी जान रहे हैं, हमने भी अपने टेलीग्राम पे रखा है। बहुत जल्द उसके स्ट्रेटेजी को लेके आ रहे हैं, और उसको भी मैं आपको उस पर बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं GPSC के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, कारण वो गुजराती, वो मैं विश्वास पे करूंगा, वो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ मैं नेशनल लेवल के जो स्टेट में से दूसरे जहाँ मैं पढ़ाने जाता था या जाता हूँ, उस पर मैं चर्चा करूंगा। इसलिए आपको मुझसे कुछ भी जानना हो, जो हिंदी भाषी राज्य के बच्चे हैं, वो विश्वास एजुकेशन के 6355391928 पे फ़ोन करिएगा, और जो गुजराती में जानना चाहते हैं वो भारत एकेडमी के 9081-4/9 और 67 पे फ़ोन करिएगा। और हमसे बात करना हो तो यहाँ पे तो कोई कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़े हम लोग इस पर। तो आगे देखते हैं कि उद्देश्य क्या था। ये आपको दिख रहा है ना, एक सैनिक को 5 सैनिक बांधे हुए हैं। एक क्या कहते हैं, एक नागरिक खड़ा है, उसके सामने हजारों सैनिक जा रहा है, यानी कुछ तो विकट परिस्थिति है। वियतनाम में अमेरिका की साम्राज्यवादी भूमिका, इंपीरियलिस्टिक रोल ऑफ अमेरिका इन वियतनाम, ये था एक गठन की आवश्यकता। दूसरा, ये देख रहे हैं कंबोडिया की स्थिति देखिए। कंबोडिया में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया, पॉलिटिकल क्राइसिस। ये क्राइसिस बार बार ना उत्पन्न हो, उसके बगल के राष्ट्रों में ना हो जाए, इसके लिए भी हम जो है एक आसियान का गठन किया। देखिए इंडोनेशिया, इसमें भी थोड़ा पार्ट है। लाओस, यहां पर आता है लाओस। फिर देखिए म्यांमार के पारस्परिक प्रयत्न, इनको लगा कि हम अगर आपस में कुछ प्रयास करें तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, इसके लिए आसियान की आवश्यकता पड़ी। और अब जरा देखें कि उस 5 फाउंडर मेंबर के बाद इसका विस्तारीकरण कैसे हुआ। तो 1984 में ब्रुनेई इसका सदस्य बना, यानी आसियान के विस्तारीकरण में बनने वाला पहला मेंबर ब्रुनेई था। प्रारंभ में शुरुआती दौर में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार को, थाईलैंड तो पहले से था, ऑब्जर्वर कंट्री का दर्जा दिया गया, प्रेक्षक देश का दर्जा दिया गया। लेकिन 1995 में वियतनाम को आसियान का मेंबर बनाया गया। 1997 में लाओस, ये वियतनाम को बनाया गया। लाओस और म्यांमार को 1997 में बनाया गया, और 1999 में कंबोडिया को
आसियान का मेंबर बनाया गया। कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4 और एक ब्रुनोई 5 और 5 पहले से संस्थापक सदस्य थे, 10 मेंबर आसियान के। वर्तमान में आसियान के आपके सामने आ गया, 10 मेंबर हैं। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनोई और फिलीपींस। इस प्रकार से आसियान के 10 मेंबर हैं दोस्तों। अब आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। हम सारे सदस्य देशों का विजन एक होना चाहिए, हम सभी सदस्य देशों की एक आइडेंटिटी हो, हम आसियान के हैं और हम एक कम्युनिटी हैं, हम एक जो है समूह हैं, ये पता चलना चाहिए, यानी अंतिम कोऑपरेशन की बात। अब आइए, 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। 53वां आसियान दिवस जो है वो 8 अगस्त को मनाया गया था। 54वां तो फिर अभी हो वैसे ही होगा, कॉन्फ्रेंसिंग से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, इसलिए लिए लगाए हैं। ये 8 अगस्त 2020 को मनाया गया है। देखिए, ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किए। उस समय जो 53वां मनाया गया, वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ आसियान थे डेटो लिम जॉक होई। वो इस आसियान दिवस के में मुख्य भूमिका में थे। मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया रेटनो एलपी मरसुदी को इसमें आमंत्रित किया गया। और तीसरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वियतनाम के थे फाम बिन मिन, इनको। तो आसियान दिवस 8 अगस्त मनाते हैं। 53वां आसियान दिवस हम लोग मनाए हैं 8 अगस्त 2020 में। अब देखें आसियान का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एशिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, कल्चरल भी जो है बढ़ावा हो और सोशल भी बढ़ावा हो, केवल इकोनॉमिक बढ़ावा ही नहीं हो, उसके साथ साथ ये भी हो। इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करना। अगर हम सब एक ग्रुप हो जाते हैं, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी, तो आपस में नहीं दक्षिण चीन सागर को लेकर लड़ेंगे या सब मिल करके चीन का विरोध कर पाएंगे। तो शांति और सुरक्षा जो है वो स्थापित करना। विभिन्न देशों में साझे हितों के मामले में परस्पर सहायता और सहयोग करना। सदस्य देश के लोगों को प्रशिक्षण, शोध संबंधी सुविधा में सहयोग करना। किसी प्रकार का रिसर्च यदि आसियान कंट्री का मेंबर करता है तो एक दूसरे को सहयोग करना। समान उद्देश्य और लक्ष्यों वाले दूसरे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ निकटता। आसियान का जो ऑब्जेक्टिव है, विश्व में अगर और भी कई ऐसे संगठन हों और उनका भी सेम ऑब्जेक्टिव हो, तो एक दूसरे के प्रति निकटता लाने का प्रयास करना। यह है आसियान का ऑब्जेक्टिव। अभी पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब देखें इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, संगठनात्मक ढांचा। तो यहां एक परामर्श मंत्रालय है। परामर्श मंत्रालय में क्या होता है, तो इसमें आसियान के जितने सदस्य देश हैं 10 ही हैं। अभी भारत, उसका भी बताएंगे, इसलिए बोले रुक जाइएगा। डायलॉग पार्टनर है, ठीक ना, संवाद भागीदारी है, वोटिंग नहीं करेगा, जाके केवल संवाद करेगा। तो जितने भी सदस्य देश हैं उनके विदेश मंत्री इस परामर्श मंत्रालय में शामिल होते हैं और वो समय समय पर इकट्ठा होकर के पारस्परिक हितों पे चर्चा करते हैं। दूसरा है अस्थायी समिति। इसकी बैठक जब आवश्यकता हो तब बुलाई जा सकती है। अरे एक तरह सिक्योरिटी काउंसिल, वो लड़ने के लिए है कि मैंने शांति ही स्थापित करना है, इनको इकोनॉमिक विकास करना है, सोशल विकास करना है, कल्चरल, लेकिन उसी के तरह का है। और कहता है कि मंत्रालयों के बैठक के दौरान ये सदस्यों से सलाह मशवरा करता है और इसमें मेजबान देशों के
जो 10 मेंबर हैं उनके विदेश मंत्री और जो डायलॉग पार्टनर हैं उनके एम्बेसडर शामिल होते हैं। इनका एक अपना सचिवालय है जिसकी स्थापना 1976 में की गई। ये जकार्ता में है और ये प्रशासनिक मामलों की देखभाल करता है। तो एक है परामर्श मंत्रालय, दूसरा है अस्थायी समिति, तीसरा है सचिवालय और इसके अलावा 9 और परमानेंट कमेटी हैं और टेम्परोरी 8 कमेटी है जो समय समय पर उस चीज पे चर्चा करने के लिए बुलाई जाती है। अब देखें आसियान का रीजनल फोरम क्या है, ARF, आसियान रीजनल फोरम। 1992 में भारत आसियान का सेक्टोरियल डायलॉग पार्टनर था, क्षेत्रीय संवाद पार्टनर था, पूर्ण नहीं था। 95 में भारत को आसियान का फुल डायलॉग पार्टनर बना दिया गया, यानी अब भारत को उसके सभी शिखर सम्मेलन में बुलाया जाएगा। यह है पूर्ण डायलॉग पार्टनर का मतलब। अब देखिए 1994 में, वो इसीलिए बोल रहे हैं, उस बात को जानना है कि आसियान के क्षेत्रीय मंच आसियान रीजनल फोरम ARF की स्थापना की गई। ये जो आपने पढ़ा, ARF की स्थापना 1994 में की गई। ARF का इनॉग्रल मीटिंग 25 जुलाई 1994 को थाईलैंड के बैंकॉक में बुलाया गया था। ये इनॉग्रल मीटिंग का फोटो आपके सामने हमने रखा है दोस्तों। अब ये क्या काम करता है आसियान रीजनल फोरम? तो इंडो पैसिफिक में सुरक्षा संवाद के लिए, मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच जो है सिक्योरिटी डायलॉग करने का काम ये करता है, यानी शांति बहाल करना। इस मंच पर सदस्य वर्तमान सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। अभी अगर ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कोई अस्थायी ये शांति को खतरा है तो उस पर बातचीत होती है। इसमें कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है, बहुमति से नहीं। और इसमें अभी 27 सदस्य हैं जिनमें भारत भी इस ARF का मेंबर है। ये दोस्तों हम पढ़े। अब आ जाते हैं करंट पर। ये हो गया उसकी मुख्य बिंदु, ये पृष्ठभूमि। अब 17वां भारत आसियान सम्मेलन तो हम पढ़ लिए जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ था, या 36वां। अब 16वां भारतीय आसियान सम्मेलन के मुख्य बिंदु क्या थे? तो यह सम्मेलन 3 नवंबर 2019 को थाईलैंड के बैंकॉक में स्थापित किया गया था। ये वार्षिक सम्मेलन होता है, जून वाला अर्धवार्षिक होता है, नहीं तो उसको भी और ज्यादा पढ़ाते दोस्तों। ये मत सोचिएगा जो बच्चे शुरू में आए होंगे और नहीं होता यूट्यूब से निकल जाना, तो उनको लगा होगा कि क्यों कम पढ़। वो अर्धवार्षिक सम्मेलन था, वार्षिक सम्मेलन नवंबर में है, इसीलिए इसको पढ़ा रहे हैं कि साल नहीं हुआ है, कहीं वार्षिक सम्मेलन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कहीं वहां से प्रश्न आ जाए। तो 3 नवंबर 2019 को थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री सेवानिवृत्त जनरल प्रयात चान ओ चा, वहां के सेवानिवृत्त जनरल सेना के अधिकारी थे, जनरल प्रयात चान ओ चा उनका नाम था, प्रयात चान ओ चा, वो जो है इसका अध्यक्षता किए थे। इसके मुख्य बिंदु क्या है? तो भारत एवं आसियान के बीच भारत प्रशांत आउटलुक के आपसी समन्वय का स्वागत किया जाना, इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेशन का जो है स्वागत किया गया, समुद्री सुरक्षा और नीली अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं निवेश, कनेक्टिविटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्र में आसियान के लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। भारत आसियान के मध्य रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना, सामाजिक सांस्कृतिक मोर्चे पर लोगों के बीच संपर्क और सामाजिक आदान प्रदान करना। सबसे बड़ा घोषणा अब सुनिए, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के लाइन ऑफ क्रेडिट का उपयोग भौतिक और डिजिटल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किया जाना। भारत जो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट उनको दिया था, तो उसका उपयोग वो किसी और क्षेत्र में नहीं करेंगे, वो फिजिकल और डिजिटल संपर्क को बढ़ावा देने में करेंगे। अब आइए
अपने प्रधानमंत्री के वक्तव्य का कुछ अंश। क्या कहे हैं? आसियान भारत के एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में था। अब ठीक है, ये करंट हो गया एक्ट ईस्ट नीति, लेकिन ध्यान देना है कि यह एक क्रमिक विकास था। दरअसल जब से हम आजाद हुए तब से हम यही मान बैठे थे कि यूरोप के साथ ही अपना व्यापार बढ़िया होगा, अमेरिका के साथ ही होगा। हम लुक वेस्ट नीति का पालन करते रहे। इधर एक आध दो जापान उपान के साथ व्यापार करते थे, बट ये जो बीच में कंट्री था, ये जो आसियान, जो इसका मेंबर है, जो आसियान का सदस्य देश है, उसके साथ तो अपना उतना व्यापार नहीं होता था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में पहला आया, आप रातों रात कैसे किसी के साथ फिर दोस्ती करेंगे। तो दरअसल फॉरेन पॉलिसी के अंदर ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4 ऐसे करके सिद्धांत है। कुछ नहीं है, दो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष अगर आपस में फ्रीक्वेंट मिल रहा है तो ट्रैक 1 है, राष्ट्राध्यक्ष नहीं मिल रहा है, विदेश मंत्री स्तर के लोग मिल रहे हैं तो ट्रैक 2 है, वो देशों के बीच का डिप्लोमेसी। अधिकारी स्तर का लोग मिल रहा है तो ट्रैक 3 है, ऐसे समझना है। खिलाड़ी है, कल्चरल आदान प्रदान हो रहा है तो वो अभी ट्रैक 4 पे है। वो भी नहीं हो पा रहा है, दुश्मन नहीं होगा, हो सकता है कि हम उसको आवश्यकता नहीं महसूस करते हों, वो भी नहीं है, तो फिर तो उसके साथ केवल जो है हाय हेलो है। तो पहले तो हमको ट्रैक 4 पे लाना पड़ेगा। तो इसके लिए वाजपेयी जी प्रोग्राम लेकर के आए, उसका नाम रखे गंगा मेकोंग परियोजना। उस परियोजना का नाम था गंगा, एक काम करते हैं इधर आ जाते हैं और बढ़िया लगेगा। उस परियोजना का नाम था गंगा मेकोंग परियोजना। यहां गंगा का मतलब हुआ कि भारत की अधिकांश आबादी गंगा और उसके सहायक नदी के किनारे बसती है। दरअसल ये जब कहना होगा तब इस पर 2 घंटा बता सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, अपना फोकस है आसियान। तो भारत की जो बहुसंख्यक आबादी है वो गंगा नदी के किनारे बसती है। तो गंगा का मतलब गंगा संस्कृति, और मेकोंग नदी जो है वो वियतनाम, लाओस, उन सब जगहों से होकर के बहती है। तो उस संस्कृति के लोगों को नजदीक लाना था। इस परियोजना का ये मतलब था दोस्तों। उस वक्त के आईएएस के सवाल को देखिए, आईएएस में पूछा है पीटी में, गंगा मेकोंग परियोजना क्या है, और ये ऑप्शन देता है गंगा और मेकोंग नदी को आपस में जोड़ना। सवाल है आईएएस का, हम उसमें कुछ गलत नहीं बोल सकते हैं। और तब था कि गंगा की संस्कृति और मेकोंग की संस्कृति को नजदीक लाने के लिए आपस में कल्चरल, यानी कल्चरल प्रोग्राम के लिए वीजा नियमों को आसान करना। खिलाड़ी हो, गाना गाने वाले हों, म्यूजिशियन हों, उनको नजदीक लाना है। यह है गंगा मेकोंग परियोजना। जब इस परियोजना के बाद हम कुछ नजदीक आए एक दूसरे के, तब मनमोहन सिंह के काल में आया लुक ईस्ट पॉलिसी। अब दोस्ती अगर उनसे करना है तो पहले उनके पॉलिसी को, दोनों बात, हमारी पॉलिसी भी हो कि अब हम ऐसे गर्दन में नहीं देखें वेस्ट में, अब हम ऐसे देखें, और उनकी पॉलिसी क्या है, उनके देश की स्थिति क्या है, उनका अन्य देशों से जो संबंध था वो कैसा चल रहा है, लंबे समय के लिए वो अच्छे पार्टनर हैं कि नहीं, कि कहीं चीन तो नहीं है। लुक ईस्ट पॉलिसी, ईस्ट की ओर देखो पॉलिसी। और जब 14 तक, 10 साल तक हम देखते रह गए, तो अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, अब समय आ गया कि हम लोग सब नजदीक आ गए, अब उसको एक्ट करना होगा, उनके साथ गर्मजोशी के साथ जो है हमको मिलना होगा। तो ये था इस गंगा मेकोंग परियोजना से शुरू करके हम लोग एक्ट ईस्ट। तो यही है कि आसियान भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नीति के केंद्र में था। पूर्व की देखो नीति के सेंटर में है, 10 कंट्री एक साथ आ जाएगा। आसियान का एकीकृत, संगठित और आर्थिक रूप से विकसित होना भारत के बुनियादी हित में है। समुद्री सुरक्षा,
नीली अर्थव्यवस्था और मानवीय सहायता को के क्षेत्र में भारत आसियान साझेदारी को मजबूत किया जाए। उसी बिंदु को प्रधानमंत्री जी फिर से बोले। भारत आसियान मध्य भारत प्रशांत आउटलुक के आपसी समन्वय का सभी स्वागत करें। भारत का इरादा अध्ययन, अनुसंधान, व्यापार, पर्यटन के लिए लोगों के आवागमन को बढ़ाने का है और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आसियान क्षेत्रों को 1000 पीएचडी छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री ने वहां पे किया था। और जो अपने जिससे पीड़ित हैं, सीमा पार आतंकवाद के प्रसार पर भी चर्चा की आवश्यकता। अब 16वां भारत आसियान सम्मेलन में भारत किन किन देशों के साथ बायलैटरल डायलॉग किया, ये तो हो गया, एक मंच पर सब साथ आ गए। तो पहला था भारत म्यांमार, जिसके साथ हमारे प्रधानमंत्री क्या किए, बायलैटरल द्विपक्षीय क्या कहते हैं बैठक किए। उसमें क्या निकला, तो भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत की लुक ईस्ट नीति एवं पड़ोस की प्रथम नीति के अंतर्गत म्यांमार के पहल पर प्रकाश डाला। भारत ने बंदरगाह, सड़क और अन्य आधारभूत संरचना के निर्माण में, म्यांमार में इन सब चीजों के संरचना के निर्माण में भारत ने मदद करने का प्रस्ताव किया। भारत भविष्य में म्यांमार की पुलिस, सैन्य और सिविल सेवकों की क्षमता के विस्तार में तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएगा। नवंबर 2019 के अंत में यंगून में कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम देशों के लिए, CLMV देशों के लिए एक व्यावसायिक कार्यक्रम की योजना भी भारत के पास है। अब देखें भारत और इंडोनेशिया के बीच जो द्विपक्षीय बातचीत हुई, बायलैटरल इशू पे चर्चा हुई, वो क्या था। भारत एवं इंडोनेशिया भारत प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर अपनी साझा दृष्टि को प्राप्त करने के लिए शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए मिलकर कार्य करेंगे। यही सबसे क्वेश्चन होगा, लास्ट में करीब 8-10 क्वेश्चन भी बताएंगे दोस्तों। दोनों देश चरमपंथ और आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए द्विपक्षीय और वैश्विक स्तर पर काम करने की सहमति दी। भारत इंडोनेशिया के साथ रक्षा, व्यापार और निवेश के क्षेत्र और लोगों के बीच आदान प्रदान मजबूत करने पर कार्य कर रहा है। और भारतीय प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया में इंडियन कमोडिटीज, फार्मास्यूटिकल और कृषि उत्पादों के लिए एक बृहत बाजार की आवश्यकता पर बल दिया। और भारत ने इंडोनेशिया के साथ व्यापक रणनीति साझेदारी की और भारत इंडोनेशिया वर्ष 2019 में राजनयिक संबंधों का 70वीं वर्षगांठ मनाया। हमारा इंडोनेशिया के साथ यही सब क्वेश्चन अंदर से आएगा, राजनीतिक जो संबंध है वो बनाए हुए 70 वर्ष हो गए, 70 ईयर्स। अब आइए भारत और थाईलैंड के बीच जो है द्विपक्षीय संबंध में क्या क्या बातचीत हुआ। तो भारत एवं थाईलैंड व्यापार, संस्कृति और रक्षा उद्योग जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसर का पता लगाने के लिए अब सहमत हुए। दोनों देश के बीच फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ साथ और भी जो भी प्रकार के संपर्क होंगे उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। समकालीन संदर्भ में भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इतना अच्छा बात कि अब ही थाईलैंड को लगा कि अब हम लुक वेस्ट देखें। तो लुक वेस्ट देखने में भाई मेरे ऊपर से मत चले जाना, यूरोप और एशिया, अमेरिका, हम भी हैं, मेरे साथ करो, कितना बढ़िया, हम तुमको देख रहे हैं और तुम हमको देख रहे हो, हम दोनों मिल करके अगर चाहें तो इकोनॉमी के एक नए छलांग की ओर आगे जा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो देखिए थाईलैंड को मूल्य आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की थाईलैंड की 40 पहल और भारत की डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी जैसे जो हैं ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप चाह रहे हैं कि मूल्य आधारित अर्थव्यवस्था, वैल्यू एडेड इकोनॉमी में बदलें, हम चाह रहे हैं डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया। हम दोनों अगर एक दूसरे को सहयोग करें तो हम दोनों बहुत आगे जा सकते हैं। थाईलैंड को मूल्य आधारित अर्थव्यवस्था ये हो गया। अब आइए आसियान का क्या महत्व है, आखिर हम इतना इसको इंपॉर्टेंस देकर के क्यों पढ़ें। तो पहला, यह एशिया प्रशांत व्यापार, राजनीति और सुरक्षा के मुद्दों को प्रभावित करता है। इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में राजनीति, व्यापार और सुरक्षा के मुद्दों को यह प्रभावित करता है।
अगला क्यों पढ़ें? तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी का गठन करता है आसियान, और जिनमें आधे से अधिक 30 साल से कम उम्र के हैं। आधे से अधिक 30 साल से कम उम्र के हैं। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, विश्व में छठी सबसे बड़ी और एशिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये देख लीजिए, मेंस का क्वेश्चन लिखने लगेंगे कि नहीं। इसका चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापारिक समझौता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो अगर आसियान के हम मेंबर बन जाएं तो जिस देश के साथ मेरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है तो हम आसियान के माध्यम से कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर यह विश्व का चतुर्थ लोकप्रिय निवेश स्थान है। आसियान फोर्थ पॉपुलर क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाला प्लेस है। एशियान का सिंगल एविएशन मार्केट और ओपन स्काई पॉलिसी जो है, इसके परिवहन क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कि एक दूसरे को संपर्क करने में आसानी हो। अब आइए, भारत आसियान सहयोग क्या है? तो आर्थिक सहयोग, तो आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा भागीदार है। दोस्तों, आगे जो पढ़ाए थे वो प्रीलिम्स था, अब ये मेंस के क्वेश्चन। यही काम हिंदी माध्यम के लड़के को करना है केवल। भारत एवं आसियान के बीच भारत के कुल व्यापार का 10.6% हिस्सेदारी है। यह है भारत आसियान सहयोग। अगर करें तो और इसको बढ़ा सकते हैं, मात्र 10.6 है। भारत से आसियान का निर्यात भारत के कुल निर्यात का 11.28% है। ये जो है पूरा उसका व्याख्या है। भारत आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र पूरा हो चुका है और भारत आसियान देशों के निजी क्षेत्र के प्रमुख हस्तियों को एक मंच पर लाने के लिए 2003 में आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना की गई है। आर्थिक क्षेत्र में हम आसियान के इतने करीब हैं। अब आइए सांस्कृतिक सहयोग। तो भारत में आसियान के छात्रों को आमंत्रित करना, कल्चर नजदीक आएगा। पीएचडी के लिए भी बोल क्या है, आसियान राजनयिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना। हम अपने यहाँ मसूरी में बुला के ट्रेनिंग देंगे, हमारे वाले आईएएस जाएंगे, दोनों में आपस में बातचीत होगी। सांसदों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए सांसद आदान प्रदान काम करना, और इसके अलावा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी काम करना। ABC देखिए कितना बांट कर आपको बता रहे हैं। आप चाहें तो मेंस का आंसर लिख सकते हैं। भारत के द्वारा वित्तीय सहयोग कैसे? तो एक आसियान भारत सहयोग कोष की स्थापना हुई, एक आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष की स्थापना हुई है, और एक आसियान भारत ग्रीन फंड की स्थापना हुई है। अब आइए अन्य सहयोग। तो आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत सहयोग के प्रमुख क्षेत्र में समुद्री अधिकार क्षेत्र, जो आसियान के समुद्री अधिकार क्षेत्र हैं, उसमें हम पहल कर सकते हैं। आसियान भारत के बीच राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए हर साल जो है हम जाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। भारत आसियान के सदस्य देशों में संगठन, नीति अनुसंधान, नेटवर्किंग गतिविधि को प्रारंभ करने के लिए भारत आसियान केंद्र की स्थापना, देखिए जो सहयोग किए। भारत आसियान को अपने सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के इंडो पैसिफिक विजन के केंद्र में रखता है, हमेशा उसको अपने सेंटर में रखा है। यह है सहयोग। अब आइए, आसियान का भारत के लिए क्या महत्व है? हम तो उसके लिए बहुत कुछ सोच लिए, वो मेरे लिए क्या सोचता है, क्यों हमसे दोस्ती करेगा वो? तो भारत के लिए यह एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग विकल्प है। लाओस, कंबोडिया, म्यांमार में उत्पादन लागत कम होने के कारण भारतीय कंपनियां इन क्षेत्रों में जाकर के इन्वेस्ट कर सकती हैं, वहां प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ रहा है। भारत क्यों इतना इसको महत्व दे? सो देखिए, आसियान क्षेत्र में $2.7 ट्रिलियन का संयुक्त जीडीपी है, तो इन क्षेत्रों में निवेश करने पर भारत को एक बड़ा बाजार मिल सकता है। भारतीय फर्म यदि आसियान क्षेत्र में निर्यात करना प्रारंभ कर दे तो ट्रंप फैक्टर जो अभी चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे, जिससे हमको थोड़ा अगर निर्यात में कमी आई तो वो हम यहां से मैनेज कर सकते हैं। भारत को कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम से, ये तो हमारे करीब है, वहां से तेल सस्ता मिल सकता है, उनके नदियों पे बांध बना करके वहां से बिजली हम सस्ता ले सकते हैं, इसको हम पूरा कर सकते हैं।
और हमारी युवा जनसंख्या को वहां रोजगार मिल सकता है। अभी बहुत कुछ है। इंडोनेशिया के पास आसियान का सबसे बड़ा कोयला रिजर्व है, तो वहां से हमको कोयला मिल सकता है। मलेशिया आसियान क्षेत्र में विशाल प्राकृतिक गैस रिजर्व रखता है, भारत के लिए लाभदायक है। हंसी आती है दोस्तों, विश्व के भूगोल के समय हम जब ये सब पढ़ाते हैं कि मलेशिया विश्व का 6ठा प्राकृतिक गैस का भंडार है, लिखो, कई लड़का चेहरा देखता है, अरे सर 2 ही क्वेश्चन आता है इसमें। अरे भाई इसके लिए नहीं लिखा रहे, हमको भी पता है कि 2 ही क्वेश्चन आता है, लेकिन कल को मेंस में क्या लिखोगे अगर लिखना होगा तो। इसीलिए कहते हैं कि पीटी की तैयारी समग्र की जाती है, 100 क्वेश्चन टिक मारने के लिए नहीं किया जाता है। अब देखिए, भारत प्रस्तावित ट्रांस आसियान पाइपलाइन परियोजना का भागीदार बनकर के क्षेत्रीय ग्रिड का हिस्सा बन सकता है। और मेकोंग नदी पर हाइडल प्रोजेक्ट स्थापित करके भारत जो है अपने देश के ऊर्जा मांगों को पूरा कर सकता है। भारत में ई कॉमर्स के उदय से मलेशिया और थाईलैंड की अर्थव्यवस्था में, वहां के इकोनॉमी में भारत के जो आईटी फर्म हैं उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। और भारत अपने मेडिकल, टूरिज्म और एजुकेशन का उपयोग आसियान के लिए कर सकता है। आइए वहां से और हमारे यहां मेडिकल टूरिज्म करिए, इलाज कराइए। और भारत की एक्ट ईस्ट नीति की सफलता, वो 10 कंट्री जो मेन है ईस्ट में, अगर वही नहीं आपको सहयोग देगा तो आप क्या सफल होइएगा, ये आसियान पे ही निर्भर करती है। अब देखें चुनौती क्या है। आसियान के सदस्य देशों के व्यक्तिगत बाजारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में क्षेत्रीय असंतुलन है। मतलब कंप्लीट इंडोनेशिया अगर देखें तो कोई भाग उसका बहुत आगे है तो कोई भाग उसका बहुत पीछे है, इस प्रकार का क्षेत्रीय असंतुलन। आसियान का कोई अगर देखा जाए मेंबर तो बहुत आगे है, तो वहीं लाओस, कंबोडिया बहुत पीछे है। ये क्षेत्रीय असंतुलन है। तो आसियान निवेश करना बहुत अच्छा है, लेकिन अब आसियान में लाओस में जाएं और कंबोडिया में जाएं कि मलेशिया में जाएं, ये सोचना है। ये है चुनौती। अमीर गरीब आसियान सदस्य राज्यों के बीच बड़ा अंतर है और उनकी आय में भी असमानता है। आसियान के सदस्य देशों में देख लीजिए, सिंगापुर में प्रति व्यक्ति जीडीपी का उच्चतम स्तर है, वो तो जाहिर है, और कंबोडिया में प्रति व्यक्ति उसका न्यूनतम स्तर है। आसियान के सदस्य देशों की राजनीतिक प्रणाली लोकतंत्र और कम्युनिज्म के बीच में है और कुछ देश सत्तावादी भी हैं। सत्तावादी का मतलब कि परंपरागत चल रहा है शासन, उसके प्रति ही हाथ जोड़ के लोग खड़े हैं। आसियान के सदस्य देशों में दक्षिण चीन सागर पर दरारें पड़ते, इसमें बड़ा अच्छा लगा था कि भर्त्सना किया, लेकिन उनमें से कई कंट्री हैं जो हो सकता है इंटरनली चीन के साथ हो, आपस में दरार है। मानवाधिकार के मुद्दों पर आसियान का देश विभाजित है, खास करके रोहिंग्या में जो म्यांमार हुआ, म्यांमार का अलग स्टैंड है, दूसरे आसियान के सदस्य देशों का अलग है। और क्या कहते हैं, चीन के प्रति दक्षिण चीन सागर में इनका एकीकृत जो दृष्टिकोण है उसका अभाव है दोस्तों। उसके बाद आम सहमति, कहते हैं ना सर्वानुमति, तो अब एक भी आदमी उठकर चला गया तो वो लागू नहीं होगा। केंद्रीय तंत्र का अभाव है, एक सेंट्रल सिस्टम जैसे कि यूएनओ में है वैसा इसमें नहीं है। आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में विवाद को निपटने के लिए कोई तंत्र नहीं है। और सबसे बड़ा तो कोविड-19 के पश्चात आसियान के सदस्य देश और चीन के बीच बढ़ता हुआ अविश्वास, और अभी चीन हांगकांग का जो विवाद हुआ, ये एकदम करंट आपको बता रहे हैं, तो चीन हांगकांग के विवाद से आसियान के देशों का प्रभावित होना, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में, ये इसकी चुनौतियां हैं। तो समाधान क्या है दोस्तों? तो आसियान के सदस्य देशों को साझा हितों को ध्यान में रखते हुए पारस्परिक सहयोग बढ़ाना चाहिए। आसियान के सदस्य देशों के व्यापक विकास को बढ़ावा करना चाहिए।
द्विपक्षीय मुद्दे जितने कम से कम हों उतने उठाने चाहिए। एक दूसरे के बीच जो आय की इतनी असमानता है उसको कैसे कम, जीरो तो नहीं कर सकते, कम किया जाए, इस पर ध्यान रखना चाहिए। और भारत को इसका सही उपयोग करना चाहिए कि चीन के विरुद्ध इन सबको एक साथ लाइए, एकीकृत दृष्टिकोण उत्पन्न कराने में मदद करें। मानवाधिकार के मुद्दे पर आसियान के देशों को एक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अब जरा देखें दोस्तों, आसियान के 10 सदस्य देश जो आप अभी पढ़ चुके थे, उनका नाम है इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, म्यांमार और वियतनाम। अब इसके 8 डायलॉग पार्टनर, 8 जो लिखे हैं वो पहले थे, अब इसमें 10 डायलॉग पार्टनर हैं, उन सबों का लिस्ट बताते हैं। 12 अक्टूबर, इसीलिए 8 लिखे हैं कि 12 अक्टूबर 2010 को इसकी पहली बैठक हुई थी 8 की, लेकिन अब इसमें 10 आ गए हैं, जिनमें से 9 कंट्री है और 1 ऑर्गेनाइजेशन है। तो आसियान के 9 कंट्री डायलॉग पार्टनर कौन कौन हैं और एक क्या कहते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन। तो देख लीजिए, डायलॉग पार्टनर में चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, रसिया और कनाडा है, और ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन, इसके डायलॉग पार्टनर हैं दोस्तों। आसियान में इन्हीं 5 बिंदु पर मुख्यतः चर्चा होती है: समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, मानवीय सहायता, आपदा राहत, शांति अभियान और सैन्य चिकित्सा। अब इसमें एक और घटना हुई, ADDM+ के 6ठे बैठक में आसियान डिफेंस, और उसमें बहुत सारा घटना होता है ना, तो आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग रिट्रीट के 6ठे मीटिंग में राजनाथ सिंह जो है वो शामिल हुए थे, हमारे रक्षा मंत्री। उनका क्या पहल रहा, तो उन्होंने कहा कि आतंकवाद और इसके वित्त पोषण से संबंधित मुद्दा को उठाया, फंडिंग वाले को पकड़िए, आतंकवादियों के वित्त पोषण के रास्तों को बंद करना चाहिए, सभी देश मिलकर के इसका सपोर्ट करिए। और इसके अलावा रक्षा मंत्री इन देशों के लोगों के साथ भी उस ADDM की मीटिंग में बात किए। द्विपक्षीय, जितनों का द्विपक्षीय बोल रहे हैं वो भी याद रखिएगा, परीक्षा में 1 लाइन वो भी आ जाता है। डॉक्टर मार्क टी एस्पर, ये अमेरिका के रक्षा मंत्री थे, इसके साथ राजनाथ सिंह द्विपक्षीय डायलॉग किए। जनरल प्रवीत वांगसुवान, थाईलैंड के अभी उप प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ बात हुई। तारो कोनोवास, जापान के, उनके साथ। लिंडा रेनॉल्ड्स, ऑस्ट्रेलिया के, उनके साथ अपने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जो हैं, बातचीत किए। और उसके बाद 36वां आसियान शिखर सम्मेलन, ये फिर से यहां ला दिए कनेक्टिविटी के लिए, वियतनाम के दा नांग नगर में आयोजित किया गया। और 37वां जो 11 नवंबर को होगा पीटी के बाद, वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, फिर आएंगे एक बार इस पे चर्चा करने, वो हनोई शहर में वियतनाम का होना है। और उसके मेजबान जो होंगे वो गुएन जुआन फुक हैं, 36वें के भी वही थे, और 37 अर्धवार्षिक है, वार्षिक में भी वही होंगे, तब जाकर के बदलेगा। 38वें आसियान शिखर सम्मेलन मई 2020 में ब्रुनेई के मई 2021 में ब्रुनेई के बंदर सेरी बेगवान में आयोजित किया जाना है, ये जो है व्यवस्था किया गया। अब फिर 39वां भी वही होगा, वो अर्धवार्षिक और वार्षिक। अब आइए हम लोग इस पर 1-2 प्रश्न को देखें दोस्तों, निम्न पर ध्यान दें। तीसरा, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। दूसरा, 12वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। तीसरा, 35वां आसियान शिखर सम्मेलन। उपरोक्त में से कौन सा सम्मेलन 16वें भारतीय आसियान शिखर सम्मेलन के साथ हुआ? ये 12वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन उसके साथ नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर है 1 और 3। 16वें भारतीय आसियान शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? अब इसमें क्या बताएं, यही है स्थिरता के लिए अग्रिम साझेदारी। निम्न देशों पर ध्यान दें: इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर।
इनमें से कौन आसियान का संस्थापक देश था? ये बाद में बना, हम देखे थे 84 में। तो 124। आसियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आसियान एक असैनिक संगठन है, बिल्कुल। आसियान के 5 संस्थापक सदस्य देश हैं, यह भी सही। 1995 में भारत इसका सेक्टोरियल डायलॉग पार्टनर बना, इसका आंसर है 124। तीसरा जो है गलत है। आसियान दिवस कब मनाया जाता है? अभी न देखे थीम, 8 अगस्त को मनाया जाता है। 16वां भारत आसियान सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने किया था, बिल्कुल सही। और इसमें नीली अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश इत्यादि पर विचार किया गया। अब आइए, निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं हैं? 1, 16वां भारतीय आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान भारत म्यांमार के बीच द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। दूसरा, 16वां भारतीय आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान भारत इंडोनेशिया ने 70वीं वर्षगांठ मनाई थी। दोनों ही तो स्टेटमेंट सही है। अब आइए, एडीडीएम प्लस के संदर्भ में निम्न कथनों पर में से असत्य कथनों पर विचार करें। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों की बैठक का एकमात्र आधिकारिक मंच है, यही है। इसमें 20 मेंबर नहीं है दोस्तों। निम्न देशों पर ध्यान दें: भारत, चीन, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका। पाकिस्तान को कोई एडीडीएम में बनाएगा? हटाइए उसको और आंसर लिखिए C134। एडीडीएम प्लस के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री ने किनके साथ द्विपक्षीय बैठक किया? वो किस देश के हैं? प्रवीत वांग सुंगवान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इधर ये है थाईलैंड। मार्क टी एस्पर, तारो कोनोवास और लिंडा रियोनॉल्ड्स, जापान। तो आंसर है ए का 3। प्रवीत वांग सुंगवान थाईलैंड का है। बी का 2 मार्क टी एस्पर अमेरिका का है। तारो कोनोवास तो ये तो जापान का है। इस तरीका से ये जो है सवाल। अब दोस्तों 2 सवाल आपको मेंस का हम देते हैं, प्रैक्टिस करिएगा और लिखने का प्रयास करिएगा। यद्यपि आसियान के मार्ग में कई चुनौतियां हैं, पढ़ाई हैं अभी, परंतु यदि इसके सदस्यों में आपसी सहयोग एवं समन्वय बना रहे तो यह 21वीं शताब्दी में एशिया में एक व्यापक शक्ति के रूप में उभर सकती है। चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन कोविड-19 के साथ जोड़कर दे रहे हैं। 16वें भारतीय आसियान सम्मेलन 2019 में भारत की भूमिका का उल्लेख करें। कोविड-19 के पश्चात 36वें आसियान सम्मेलन में आर्थिक और राजनयिक मजबूती प्राप्त करने के लिए आसियान के द्वारा उठाए जाने वाले भावी कदमों में भारत अपनी भूमिका किस प्रकार निभा सकता है? तो दोस्तों एक अपने स्तर से जो आपको इंटरनेशनल रिलेशन का एक टॉपिक, या इसको इकोनॉमिक्स में भी ले जा सकते हैं, आपके सामने हम रखे और इस हफ्ते का आपको ये करंट पूरा किए। फिर हम लोग अगले हफ्ते एक नए करंट से के रास्ते पे आएंगे और कोई नया करंट बताएंगे। लेकिन दोस्तों अभी थोड़ा 1-2 वीक हम वो 4 अक्टूबर वाले को ध्यान में रखकर, हो सकता है कि 2-3 महीना पुराना भी करंट आपके सामने रख दें, क्योंकि अगर अभी हम 20 तारीख का करंट रखने जाएं सितंबर में मान लीजिए, तो वो उनके काम में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आपको हफ्ते में 4 अक्टूबर के बाद एकदम रिसेंट जैसे जीआई रखे तुरंत वैसा ही आपके सामने रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।